रिश्तों की डोर कहानी। रागिनी और अनिरुद्ध की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी शादी एकदम पारंपरिक अंदाज में हुई थी। दोनों परिवारों की सहमति, रिश्तेदारों की भीड़, ढेर सारे रस्म रिवाज और उसके बाद एक नए रिश्ते की शुरुआत। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों ही थोड़े अजनबी से थे, लेकिन धीरे धीरे साथ रहने का तजुर्बा उन्हें एक दूसरे का करीबी बना रहा था। रागिनी बहुत भावुक, सलीकेदार और परिवार से जुड़ी हुई लड़की थी। वह चाहती थी कि घर हर समय मुस्कुराहटों से भरा रहे। वहीं अनिरुद्ध शांत, व्यवहारिक और काम में डूबा रहने वाला इंसान था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन उनका रिश्ता इन भिन्नताओं के बीच भी चल रहा था, क्योंकि दोनों ने हमेशा एक दूसरे को अपनाने की कोशिश की। शादी के 3 साल बाद जब रागिनी चाहती थी कि वे बच्चा प्लान करें, अनिरुद्ध अपने करियर में इतना व्यस्त था कि उसने बार बार इस मुद्दे को टाल दिया। उसके लिए उस वक्त प्रमोशन, नई नौकरी और बेहतर भविष्य ज्यादा मायने रखता था। रागिनी को लगा कि उसकी भावनाओं को अनसुना किया जा रहा है। वह अकेलापन महसूस करने लगी। वह कई बार अनिरुद्ध से इस बारे में बात करती, लेकिन अनिरुद्ध कहता, अभी सही समय नहीं है रागिनी। थोड़े साल बाद, अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं। ये बातें रागिनी के दिल को चुभ जाती। धीरे धीरे उनके बीच चुप्पी बढ़ने लगी। जहां पहले वे रात को घंटों बातें किया करते थे, अब वही रातें खामोशी में गुजरती। एक दिन रागिनी बीमार हो गई। तेज बुखार और कमजोरी से वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अनिरुद्ध उस वक्त दफ्तर की एक बड़ी मीटिंग में था। जैसे ही उसे खबर मिली, वह सब कुछ छोड़कर घर भागा और पूरी रात रागिनी के सिरहाने बैठा रहा। उसने खुद खाना खिलाया, दवाइयां दी और उसका हाथ थामे रखा। उस दिन रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये वही इंसान है जो शायद अपनी बातों से मुझे कभी कभी चोट पहुंचा देता है, लेकिन असल में मेरे बिना एक पल भी चैन से नहीं रह सकता। अनिरुद्ध ने भी उस रात महसूस किया कि वह करियर की दौड़ में कहीं अपनी पत्नी की भावनाओं से दूर होता जा रहा था। उसके बाद से अनिरुद्ध ने कोशिश की कि वह रागिनी को हर छोटी बड़ी बात में शामिल करे। उसने ऑफिस के काम का बोझ थोड़ा कम लिया और वीकेंड सिर्फ रागिनी के साथ बिताने लगा। दोनों ने मिलकर छोटी छोटी यात्राएं शुरू की, कभी पास के मंदिर, कभी हिल स्टेशन, तो कभी अपने पुराने कॉलेज जहां से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से मिठास लौट आई, लेकिन जीवन कभी आसान नहीं होता। 5वें साल में अनिरुद्ध की कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। घर का खर्चा चलाना मुश्किल होने लगा। अनिरुद्ध के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। वह अपने को असफल मानने लगा। दिन भर चुप रहता, गुस्से में बातें करता और कई बार खुद को कमरे में बंद कर लेता। ये दौर रागिनी के लिए भी कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेचना शुरू किया और थोड़े पैसे कमाने लगी। वह हर रोज अनिरुद्ध को हिम्मत देती, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम दोनों साथ हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं। रागिनी की यह मजबूती अनिरुद्ध के दिल को छू गई। उसे लगा कि असली साथी वही होता है जो सिर्फ हंसी खुशी में नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी हाथ थामे। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध को एक नई नौकरी मिल गई। इस बार उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी की हर बात सुनेगा और कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। पर एक दिन तुम ऐसे लड़के से शादी करके घर आई जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पापा होने के नाते मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने न जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था। पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने मुझसे नहीं पूछा और सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हें डोली में बिठाऊं, तुम्हें चांद सितारों की तरह सजाऊं और ऐसे धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल उठे, वह देखो शर्मा जी जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी मुश्किलों से अकेले पाला है। पर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। खैर, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए ये खत इसलिए छोड़ा है कि तुमसे कुछ बातें कह सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे, वह सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ जमीन है। मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं, जो तुम जाकर निकाल लेना। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा, मेरी गुड़िया, तुमने मुझे दुश्मन समझा, पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। मैं तुम्हारा पापा था, वह पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सहे, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें मानसिक कष्ट न हो इसलिए अपनी इच्छाएं मार दी। अंत में बस इतना कहूंगा, मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी न, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त जितना नहीं रोया, उतना उस दिन रोया, और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार या रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि मेरी नन्ही सी गुड़िया,
जिसने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी में मुझे शामिल किया, उसने शादी का इतना बड़ा फैसला लेते समय मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द और खुशी क्या होती है और जब दिल टूटते हैं तो कैसा लगता है, ये तुम अब महसूस कर सकती हो। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें कभी ये दर्द न देखना पड़े। एक खराब पिता ही समझकर मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पापा। खत के साथ एक ड्राइंग लगी हुई थी जो बचपन में पूनम ने बनाई थी और उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा। इतने में उसके ताऊजी आ गए। उन्होंने रोते रोते सब बताया और कहा, पूनम, वो रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तुम्हें दिलवाए थे, क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी फिक्र करना नहीं छोड़ते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते हैं। दोस्तों, पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद पूरी जिंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर यदि इसमें आप अपने माताजी पिताजी को शामिल कर ले तो अच्छा रहेगा। पत्थर से पानी निकल जाता है, वह तो माँ बाप हैं, कब तक नहीं मानेंगे। हर पिता की एक इच्छा होती है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने की। हो सके तो उसे एक सपना मत रहने दीजिए और सदैव अपने माता पिता का आदर करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं। धन्यवाद।